जय हिंद पलटन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द लॉ पलटन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ नेक्स्ट सेक्शंस। चलिए जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चंस अराइजिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स। ठीक है जी। आज हम कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए हैं जी, उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्वेश्चन सेक्शंस के साथ कैसे रिलेटेड है। ठीक है जी। कि आपने डिवोर्स का कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया है जी। यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट के कुछ वीडियोस, कुछ लेक्चर्स गो थ्रू कर सकता है जी, टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स। सो वो कहते हैं कि अब डिवोर्स को अंडरस्टैंड करिए। कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि बच्चों को वो चीज समझ नहीं आती। सो लॉ बल्टन इज हियर टू मेक दैट डाउट्स क्लियर। ठीक है जी। हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेन कैन डिवोर्स पर्सन मैरी अगेन। अब हमने डिवोर्स का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझा, तो हमारे मन में ये आया जी, अब जो डिवोर्सी है पर्सन, वो शादी कब दोबारा करेगा कि उसकी जो नेक्स्ट शादी होगी वो लीगल तरीके से मानी जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर व्हाट टाइम वी कैन प्रेजेंट डिवोर्स पिटीशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, इज इट डायरेक्टरी और मैंडेटरी। अब ये भी आता है कि हमने हमारे पास की जो अंडर व्हाट टाइम की डिवोर्स पिटीशन कब हम फाइल कर सकते हैं जी। इज इट डायरेक्टरी और मैंडेटरी, ये हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया है जी। सो आंसर टू दिस ऑल क्वेश्चंस लाइज इन दिस लेक्चर, सो वॉच द कंप्लीट लेक्चर टू क्लियर डाउट्स। ठीक है जी। पूरे आंसर्स इस लेक्चर में लाए करते हैं, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे जी। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। आज का हमारा पहला सेक्शन है जी, सेक्शन 14, नो पिटीशन ऑफ डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन द 1 ईयर। अब कहते हैं सेक्शन 14 ये डिफाइन करता है कि नो पिटीशन ऑफ डिवोर्स, कहता है कोई भी पिटीशन डिवोर्स की, कोई भी केस डिवोर्स का टू बी प्रेजेंटेड, अब प्रेजेंट नहीं कर से लेकर नहीं आ सकते कोर्ट में विद इन द 1 ईयर, जब शादी हो चुकी है जी, उससे 1 साल से पहले आप डिवोर्स पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। ठीक है जी। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। यस। टाइटल itself says. So Section 14 Clause 1 says that no petition for dissolution of marriage may be presented to the Honorable Court unless 1 year has passed since the date of marriage. अब ये यही चीज बताता है कि कोई भी पिटीशन आप लेकर नहीं आ सकते जी डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की ऑनरेबल कोर्ट के सामने, अनलेस 1 साल नाम पास हो चुका हो। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जाम्पल आज शादी हुई है तो आज से 1 साल बाद आप डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हो, उससे पहले नहीं। ठीक है जी। द रिक्वायरमेंट इन सेक्शन 14 इज ओनली डायरेक्टरी। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है जी। देयर आर मीन सम एक्सेप्शंस आर देयर टू दिस सेक्शन। सेक्शन 14 opens द डोर टू रिकंसिडरेशन एंड रिकंसाइलेशन। अब वो कहता है कि 1 साल इसलिए दिया गया है बिकॉज लोग जो पार्टी टू दी मैरिज है, हस्बैंड एंड वाइफ है, वो रिकंसिडर कर सके अपने डिसीजन को। रिकंसाइलेशन अगर प्रोसेस होता है तो कोर्ट का यही काम है कि जो डिवोर्स ग्रांट करना, इट इज सेकेंडरी। प्राइमरी ये है चीज, वो रिकंसिडरेशन लेकर आए जी, रिकंसाइलेशन लेकर आए। ठीक है जी। वो हस्बैंड एंड वाइफ को ये बताते हैं कि आप दोबारा से सोचिए जी, बिकॉज डिवोर्स इज अ वेरी बिग स्टेप इन वंस लाइफ। ठीक है जी। डिवोर्स बहुत बड़ा स्टेप होता है, तो कोर्ट का पहला प्रायोरिटी पे ये पॉइंट होता है कि वो रिकंसाइलेशन करवा दे जी, दोनों की सुलह करवा दे दोनों में। ठीक है जी। बट देखते हैं सेक्शन 14 क्लॉज 2, इन डिस्पोजिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑफ एनी चिल्ड्रन ऑफ मैरिज एंड to the questions whether there is reasonable probability of reconciliation between the parties before the expiration of the said 1 year. अब ये कहता है कि in disposing of any application under this section, अगर कोर्ट ने कोई भी डिस्पोज ऑफ खत्म करनी है जी, खारिज करनी है एनी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन, तो कोर्ट को क्या देखना पड़ेगा, द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑफ एनी चिल्ड्रन ऑफ मैरिज। वो कहता है अगर खारिज करने से पहले, डिस्पोज ऑफ करने से पहले कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि कोई बच्चा तो नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा। एंड टू द क्वेश्चन वेदर देयर रीजनेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकंसाइलेशन, वो कहते हैं कि क्या उधर रीजनेबल प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा से हस्बैंड एंड वाइफ जुड़ जाएं। ठीक है जी। दोबारा से अपना वेडलॉक अच्छी तरह से चला दें बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड 1 ईयर। 1 साल इसीलिए दिया जाता है कि आप एक रीजनेबल प्रोबेबिलिटी देखिए रिकंसाइलेशन की, हो सकती है या नहीं हो सकती। यदि इसलिए 1 साल दिया जाता है।
नेक्स्ट चलते हैं। The provision in Section 14 of this Act states that the court may allow the presentation of the petition earlier in the following cases. वो कहता है कि प्रोविजन दी गई है सेक्शन 14 में कि अगर आप कोर्ट के सामने पिटीशन लेकर आना चाहते हो तो आप लेकर आ सकते हो जी अंडर टू कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस हैं? इफ इट इज अ केस ऑफ एक्सेप्शनल हार्डशिप टू द पिटिशनर और इफ इट इज अ केस ऑफ एक्सेप्शनल डेप्रिविटी। ठीक है। अब कहते हैं एक्सेप्शनल हार्डशिप से तो हमारे पास वर्ड आ गया कि एक्सेप्शनल का मतलब होता है बियॉन्ड द ऑर्डिनरी रन ऑफ कंप्लेंट्स विच कम बिफोर द कोर्ट। ठीक है जी। वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी कंप्लेंट से अलावा, ठीक है जी, ऑर्डिनरी केसेस से अलग कंप्लेंट्स उसे हम एक्सेप्शनल बोलते हैं। और हार्डशिप का मतलब होता है कि उसे बहुत मजबूर किया जाता है आइदर स्पाउस को। ठीक है जी, उसकी लाइफ बहुत हार्ड कर दी गई है। ठीक है जी, बहुत दुख है उसकी लाइफ में थ्रू हिज स्पाउस और हर स्पाउस। ठीक है जी, उसके स्पाउस के कारण उसकी लाइफ को हार्डशिप किया गया, दुखी कर दिया गया। इफ इट इज अ केस ऑफ एक्सेप्शनल डेप्रेविटी। अब कहते हैं एक्सेप्शनल का हमने मतलब समझ लिया, अब डेप्रेविटी का मतलब समझते हैं। इम्प्लाइज सम मॉरल गिल्ट एंड इफ द मॉरल गिल्ट इज एंड क्लेम देन कंडक्ट कैन नॉट बी कॉल्ड डेप्रेव्ड। ठीक है जी, उधर मॉरल गिल्ट दिखाना पड़ता है जी। डेप्रेविटी का यही मतलब होता है कि उधर मॉरल गिल्ट है, अगर नहीं है तो हम इसकी सपोर्ट नहीं ले सकते। ठीक है जी। आई होप दीज टू टर्म्स आर क्लियर। ठीक है जी। ये चीजें, ये टर्म्स आपकी कहीं पे भी बुक में गिवन नहीं है जी, कहीं एक्ट में डिफाइंड नहीं है। ठीक है जी। सो अंडरस्टैंड इट केयरफुली, और कहीं पे भी नोट बनाने हो क्लिक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। A respondent converts to say Islam and insists that meat including the beef must be cooked in the same kitchen. The petitioner is strict veg. This may be a case of exceptional hardship for petitioner as well as exceptional depravity on the part of respondent. अब कहते हैं दोनों पर है जी, देखते हैं कैसे। वो कहते हैं जो रिस्पोंडेंट है वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल वी कैन से हस्बैंड ने इस्लाम धर्म कन्वर्ट कर लिया एंड उसे मजबूर करता है दैट मीट इंक्लूडिंग बीफ, वो कहता है सेम किचन में कुक बनाया जाए जहां पर वेजिटेरियन डाइट बनती है। एंड जो वाइफ है वो स्ट्रिक्ट वेज है जी। सो दिस मे बी द केस ऑफ एक्सेप्शनल हार्डशिप फॉर द पिटिशनर। अब ये वाइफ के लिए एक्सेप्शनल हार्डशिप है। ठीक है जी, वो बिकॉज वेजिटेरियन है और उसका जो हस्बैंड है वो नॉन वेजिटेरियन। एज वेल एज एक्सेप्शनल डिप्रेविटी ऑन द पार्ट ऑफ रेस्पोंडेंट, उसे भी मजबूर किया जा रहा है जी। ठीक है जी, ऐसा मत करो। इफ सून आफ्टर, एक और एग्जांपल देखते हैं जी। इफ सून आफ्टर द मैरिज अ हस्बैंड बिकम्स अ सन्यासी and leaves the home for unknown destination, it will be a cause of exceptional hardship to the petitioner. वो कहता है अगर मैरिज हुई और कल उसने, आज मैरिज हुई और कल उसने सन्यासी धर्म अपना लिया एंड लीव्स दी होम फॉर अननोन डेस्टिनेशन, एंड घर छोड़ जाता है वो एंड कहीं पे भी चले जाता है बिना बताए कि कहाँ पर जा रहा हूँ। वो कहते हैं इसको हम एक्सेप्शनल हार्डशिप मान लेंगे जी वाइफ के लिए। ठीक है जी। तो दीज वर दी इलस्ट्रेशंस। आई होप आपको कंसेप्ट ये दीज टू टर्म्स आर क्लियर। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी सेक्शन 15 पर। अब सेक्शन 15 हमें ये बताता है जी डिवोर्स्ड पर्संस व्हेन मे मैरी अगेन। जो कहते हैं जब डिवोर्सीज हैं वो दोबारा शादी कब करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड कर लीजिए। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी। when a marriage has been dissolved by a decree of divorce and either there is no right of appeal against the decree or if there is such a right of appeal, the time for appealing has expired without an appeal having been presented or an appeal has been presented but has been dismissed, it shall be lawful for either party to the marriage to marry again. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, हम ब्रेक करेंगे। व्हेन अ मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स, वो कहते हैं जब भी कोई मैरिज, जब भी कोई शादी खत्म हुई गई है जी किसके कारण, डिक्री ऑफ डिवोर्स के कारण, एंड आइदर देयर इज नो राइट ऑफ अपील। वो कहता है अगर अपील का राइट खत्म हो चुका है अगेंस्ट द डिक्री तब आप शादी कर सकते हैं जी दोबारा से। और इफ देयर इज अ सच अ राइट ऑफ अपील, अगर कहता है कि राइट टू अपील है तो जो टाइम होगा अपीलिंग का 30 डेज होता है जी राइट टू अपील का, अगर वो एक्सपायर हो चुका है तब आप कर सकते हो जी शादी। और एन अपील हैज बीन प्रेजेंटेड बट हैज बीन डिसमिस्ड, वो कहता है अगर जो अपील है वो प्रेजेंट की गई है, ठीक है जी, अगर आपकी अपील प्रेजेंट की गई है कोर्ट में और डिसमिस हो गई है, ठीक है जी, तब आप दूसरी शादी के लिए एप्लीकेबल हो। पार्टी टू दी मैरिज आप शादी कर सकते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ जिन्होंने डिवोर्स लिया है वो दोबारा से शादी कर सकते हैं।
So at last it is said it shall be lawful for either party to the marriage to marry again. दोनों को, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ जो डिवोर्स हो चुका है, दोनों को पार्टी दी मैरिज वो मैरिज दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। सेक्शन 16 लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वर्ड एंड वर्डेबल मैरिजेस। वर्ड एंड वर्डेबल मैरिज का कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया गया, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज चेक इट आउट, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल नोशन, the children of the void marriage are illegitimate whether the marriage was declared null or void or not, and children of voidable marriage become illegitimate when the marriage was annulled. अब ठीक है जी, वो कहते हैं जो ओरिजिनल नोशन है, ओरिजिनल आइडिया है, उसमें क्या कंसेप्ट था कि द चिल्ड्रन ऑफ वर्ड मैरिजेस आर इलेजिटिमेट, ठीक है जी। वो कहते हैं जो चिल्ड्रन हैं वर्ड मैरिजेस के, वो इलीगल है। इलेजिटिमेट का हमने वर्ड क्लियर किया था, जो कि इलीगल हो, नॉट वैलिड, ठीक है, जो इलेजिटिमेट है। वेदर द मैरिज वॉज डिक्लेयर्ड नल और वॉइड और नॉट, वो कहते हैं चाहे मैरिज को डिक्लेयर नल एंड वॉइड किया गया है या नहीं किया गया, उसके बच्चे इलेजिटिमेट ही कहलाएंगे, ठीक है जी। एंड चिल्ड्रन ऑफ वर्डेबल मैरिजेस बिकम इलेजिटिमेट, वो कहते हैं चिल्ड्रन है जो वर्डेबल मैरिज के, वो इलेजिटिमेट तब बनते हैं व्हेन द मैरिज वॉज अनल्ड, ठीक है जी। अब इस लाइन को समझने के लिए एक दो वर्ड्स है डिफरेंट किया गया जी, डिफरेंस डिवोर्स एंड अनल। पता है डिवोर्स और अनल में क्या फर्क होता है? डिवोर्स का मतलब होता है स्टेटस ऑफ डिवोर्सी। जब आप डिवोर्स लेते हो, शादी करते हो, फिर आप डिवोर्स लेते हो, तब आपका स्टेटस डिवोर्सी का कहलाया जाता है। जब आप अनलमेंट की डिग्री लेते हो, तो अनलमेंट का मतलब होता है स्टेटस ऑफ अनमैरिड। अब वर्डेबल मैरिज में क्या होता है? वर्डेबल मैरिज तब कहलाई जाएगी एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, ठीक है जी। वर्डेबल मैरिज तब कहलाई जाएगी एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। अगर ऑप्शन ऑफ द पार्टी पे ठीक है, कहते हैं चलते हैं मैरिज को हम कैरी ऑन करते हैं, तो वो वैलिड मैरिज है। अगर वो कहते हैं नहीं मेरी शादी गलत हुई है, तो वो वर्डेबल मैरिज की जाएगी और उसको डिग्री ऑफ अनलमेंट मिलेगी और उसका स्टेटस अनमैरिड रहेगा जी, ठीक है जी, कि उसकी शादी हुई ही नहीं, अनमैरिड रहेगा, ठीक है जी। अब आई होप आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है जी। एक बारी अब आपको वर्ड्स का मतलब पता चल गया, आप दोबारा पैराग्राफ को पढ़ें और समझें, ठीक है जी। कहीं पे भी डाउट आता है, कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स और डीएम ओवर इंस्टाग्राम, ठीक है जी। इंस्टा हैंडल बन चुका है लॉ पल्टन का, इंस्टा हैंडल आपको एंड ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट आप मेल भी कर सकते हो जी, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है जी। The section was amended by Marriage Laws Amendment Act 1976, laid down that the children of annulled voidable marriages and children of voidable marriages are legitimate children. अब वो कहते हैं कि जो सेक्शन की अमेंडमेंट हुई तब क्या हुआ कि दोनों मैरिजेस के, वर्ड एंड वर्डेबल मैरिजेस के बच्चे लेजिटिमेट कर दिए गए हैं, ठीक है जी। अब वो इलेजिटिमेट नहीं कहलाते, लेजिटिमेट कर दिए गए, ठीक है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट। However, this confers a status of legitimacy of those void marriages which are void under section 11, ठीक है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आया जी कि जो वर्ड मैरिजेस हैं वो सेक्शन 11 के अंडर ही वर्ड होनी चाहिए जी, किसी और सेक्शन के अंडर वर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर किसी और सेक्शन में वर्ड है तो ये फिर भी इलेजिटिमेट ही कहलाएंगे, ठीक है, ये बच्चे इलेजिटिमेट ही कहलाएंगे अगर सेक्शन 12 की डेफिनेशन से बाहर है। अगर बाहर नहीं फिर तो वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन कहलाएंगे, ठीक है जी। ये पॉइंट टू नोट है। The children of annulled voidable marriages and of void marriages are heirs to their parents alone and none else. Therefore, they are not entitled to inherit property of grandparents. अब वो कहते हैं कि जो वर्ड मैरिजेस या वर्डेबल मैरिज के जो हायर्स होते हैं, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के हायर्स हैं जी, ठीक है जी। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के हायर्स हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के वारिस नहीं है जी, ठीक है जी, हायर्स नहीं है। They're just only heirs of their parents' property, not of any other else. So that is also a point to mention over here. ठीक है जी। कहीं पे भी डाउट है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है नोट्स में होना चाहिए, तो क्लिक अ स्क्रीनशॉट एंड फिक्स डाउन इन योर नोट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर जी, इतना हमारा साथ आज के लेक्चर के लिए। This concept of section 14, 15 and 16 has been discussed in today's lecture. Now we are with the law vocabulary bonus of the video. That is law vocabulary we are here is that is annulled.
नल्ड का मतलब होता है जी द स्टेट ऑफिशियली दैट समथिंग इज नो लॉन्गर लीगली वैलिड और रिकॉग्नाइज्ड। वो कहते हैं कि उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है जी, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। सो टू रिमेम्बर दिस वर्ड बहुत इजी है जी, कैसे याद रखना है। अब अनल्ड है जी हमारे पास, पहले हम ए एन को अलग करेंगे जी। सो वी हैव ए एन 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 यू डबल एल, नल ई डी, याद रहेगा जी। ए एन एन, फिर नल, फिर ई डी, ए एन एन यू एल एल ई डी, अनल्ड। So this was all for today's lecture जी, मिलते हैं जी अगले वीडियो में with some new sections of Hindu Marriage Act। Till that आप नोट्स बनाते रहें, enjoy your life, share this video to everyone who is understanding the law, who wants to understand the law। जो लॉ स्टूडेंट है उसको शेयर आउट कीजिए। कहीं पे भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पर, मेल कर सकते हो आप, जीमेल की आईडी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये डिस्क्रिप्शन में जीमेल की आईडी है जी। कहीं पे भी डाउट लगता है डो नॉट हेसिटेट, ये लॉ बल्डन लेकर आई है जी आपके लिए ये सब कुछ। टिल दैट एंजॉय योर लाइफ, मिलते हैं जी अगले वीडियो में। जय हिंद पलटन।